सिद्धि और सूर्य का तेज, चंद्र का अमृत और चाणक्य की बुद्धि, महात्मा की वाणी और कुबेर की लक्ष्मी, शारदा का ज्ञान और इंद्र के गुण, शिव की शक्ति और माँ का स्नेह, संतान की सेवा और संस्कार, सबका प्यार। आप सभी को आज के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, आपका हार्दिक स्वागत। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेके चलता हूं कार्यक्रम को, क्योंकि आज जो ये कुर्सियां खाली दिख रही हैं, फोर्टी के संभागीय अध्यक्ष भाई अनुराग जी से, लघु उद्योग पार्टी के अध्यक्ष भाई विनी जी अग्रवाल और संजय चौधरी और औद्योगिक संघ के अध्यक्ष भाई विनी जी अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम के जो भी हमारे अतिथि हैं सभी को दाता गणेश के समक्ष दीप प्रज्वलित कराकर कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं। भाई चलो बाहर से बना रहे हो। दाता गणेश के समक्ष हमारे निदेशक सरसों अनुसंधान निर्देशालय, व्यापारी कल्याण बोर्ड, भारत सरकार, राजस्थान, कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय सुनील जी सिंघी साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अनुराग गर्ग, संजय जी चौधरी। मैं आपके स्वागत और फेटा पहनाने के लिए सुनील मित्तल जी। अध्यक्ष ऑलवेल एसोसिएशन श्री प्रमोद जी। आगे स्वागत के लिए पीयूष गोयल जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अनिल लोहिया जी को। करेंगे। मैं निवेदन करूंगा तालियों का ध्यान रखा करें। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन भारत सरकार श्री सुनील जी सिंघी साहब, आपका भरतपुर की इस धरा पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पे विराजमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार जी अग्रवाल साहब, अध्यक्ष ऑयल मिलर एसोसिएशन। मंच पे विराजमान हमारे पोल्ट्री के संरक्षक हैं श्री संजीव जी गुप्ता साहब, जिलाध्यक्ष भरतपुर जिला व्यापार महासंघ।
मंचासीन महात्मा गांधी वेटनरी कॉलेज के संस्थाओं के पदाधिकारी समय बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। किसी समय में सिमको, डालमिया, परफेक्ट सैनिटरी, चिनार सिगरेट फैक्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भरतपुर में हुआ करती थी। आज के समय में सिर्फ एक तेल उद्योग, सरसों तेल उद्योग यहाँ चल रहा है। हालांकि वो भी काफी समय से संघर्षों से जूझ रहा है। भरतपुर की आर्थिक स्थिति, भरतपुर की भौगोलिक स्थिति, विभिन्न व्यापारिक संगठन के अध्यक्ष, मंत्री, पदाधिकारी सब यहाँ मंचासीन भी हैं और सब यहाँ विराजे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कि जिस कारण से भरतपुर में किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट, किसी भी देश का निर्माण, युग का निर्माण जब भी संभव है, या तो कहीं इंडस्ट्रियल पॉइंट हो, या पर्यटन की संभावना हो, या शिक्षा का क्षेत्र में कोई भी डेवलपमेंट हो, जब भी कोई चीज संभव है, जब हमारे ये सारे स्तंभ मजबूत होंगे, जब भी हम अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सकते हैं। हालांकि पूरे देश विदेश से सैलानी यहाँ आते हैं। पिछले कोविड के दौरान में 2-3 वर्षों से काफ़ी संख्या घटी, क्योंकि विदेशी लोग जो हैं उनका आना भी पिछले 2-3 सालों में कम रहा, धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। और भी हेरिटेज हमारे जितने भी यहाँ, जैसे म्यूजियम भी है, अभी बांके बिहारी मंदिर है, उसका भी पिछली गवर्नमेंट में काफी नवीनीकरण होके बहुत बड़ा मंदिर बना। अगर नियम कायदे, अगर कोई चीज एनसीआर के पे आप ध्यान दें और आपका सहयोग मिला तो इन सभी समस्याओं का हमारा समाधान होगा। मैं एक बार फिर ब्रज औद्योगिक संघ की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने अमूल्य समय में से हमारे लिए समय निकाला। हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। भरतपुर अपनी अजय दुर्ग लोहागढ़ के गौरवशाली अतीत के कारण इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। यहाँ पर स्थित डीग के जल महल भी अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। विपुल संभावनाएं हैं। भरतपुर जिला ऑयल मिल्स के हब के रूप में विकसित हो रहा है। इसी कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिले के सरसों के तेल को एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। जिले में स्थित केवला देव नेशनल पार्क, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट काल रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है, वो जिले के पर्यटन उद्योग को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करता है, जिसके कारण यहाँ होटल इंडस्ट्रीज के क्षेत्रों में विपुल संभावनाएं हैं। जिले के बंसी पहाड़पुर क्षेत्र का लाल पत्थर देश विदेश की महत्वपूर्ण इमारतों जैसे राम मंदिर में लगकर भरतपुर में स्टोन आधारित उद्योगों की संभावनाओं को बताता है। यहाँ का घाटी एवं पहाड़ी क्षेत्र स्टोन क्रशर तथा बयाना क्षेत्र स्टोन कटिंग की इकाइयों के हब के रूप में विकसित हो रहे हैं। जिले में स्थित टीकागढ़ वैगन लिमिटेड यानी कि सिमको हैवी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य करते हुए लगभग 300 श्रमिकों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही जिले में शहद प्रसंस्करण इकाइयों के लिए भी विपुल संभावनाएं हैं। शहर के बुनियादी ढांचों को विकसित करते हुए राज्य सरकार ने सुगम व्यापार के लिए बेहतर सुविधाओं का निर्माण किया है और भरतपुर को राज्य और देश के बाकी हिस्सों के साथ सड़क और रेल मार्ग के माध्यम से संपूर्ण कनेक्टिविटी स्थापित करने की सुविधा प्रदान की है। भरतपुर 2 राज्यों हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश से जुड़े होने के साथ साथ दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर तथा जयपुर से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शहर आगरा बीकानेर राजमार्ग NH21 पर पड़ता है। पाम ऑयल और इन पे इम्पोर्ट ड्यूटी 0 कर रखी है। जो तेल आज 80 रुपए किलो घर में पड़ जाता है वहाँ पे, और हमारा तेल पड़ता है करीब करीब 130 से 40 रुपए किलो, 130-35 रुपए किलो। तो 30-35 रुपए का उसमें डिफरेंस है। तो हर आदमी खाने वाला क्या सोचता है कि हर एक को मद्दा तेल चाहिए। तो इससे हमारी इंडस्ट्री, केवल भरतपुर में एक ऑयल इंडस्ट्री बची है और ऑयल इंडस्ट्री में भी ये व्यवहार हो रहा है
कि कभी इसका पल्ला कभी डामाडोल स्थिति में आ सकता है। तो इससे मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर थोड़ा सा भरतपुर के उद्योग को बचाने के लिए थोड़ा इसमें गौर किया जाए। धन्यवाद। हिंदुस्तान के सरसों जो उत्पादन होता है पूरी दुनिया में सबसे पहला होता है, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो हिंदुस्तान में होता है। और हिंदुस्तान में भी राजस्थान में सबसे बड़ा उत्पादन होता है। और अगर राजस्थान में भी अगर हम बात करें तो भरतपुर जिले में जो है सबसे बड़ा उत्पादन होता है। इस साल जो है हमारे यहां जो पिछली साल 97 लाख हेक्टेयर में जो बुवाई हुई थी, इस बार हम जो है 100 लाख टन हेक्टेयर में सरसों की बुवाई होने जा रही है। राजस्थान के अंदर लगभग 50 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई है और भरतपुर के अंदर उसमें से 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हुई है। मैं ये सब आंकड़े जो आपको बता रहा हूं, पिछली साल हमारे यहां 113 लाख टन सरसों पैदा हुई। इस बार जो है वो सरसों बढ़ के 130 लाख टन होने जा रही है। पिछले 2-3 साल में जो कोरोना के बाद में जो बढ़ा है वो 8 लाख टन हुआ है। इससे पहले हम 5 लाख टन सरसों ज्यादा नहीं चला सकते थे और उससे ज्यादा हम अपना तेल नहीं बेच पाते थे। 8 लाख टन सरसों का मतलब हुआ 96 लाख टन सरसों की हमारे यहां खपत है। बाकी 13 और 4 17 लाख टन सरसों हमारे पास हर साल कैरी फॉरवर्ड। इस साल हमारे पास जो सरसों जो कैरी फॉरवर्ड होने वाली है वो 17 लाख टन होने वाली है। समस्याएं भरतपुर की हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भरतपुर से हैं, उनसे काफी अपेक्षाएं भी हैं। तो कितने खरे उतरेंगे इस अपेक्षा पर यह अभी भविष्य बताएगा। हालांकि काफी सजग है वो भरतपुर के लेकर कि यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, जो यहाँ के बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनकी वजह से आज भरतपुर काफी पिछड़ा हुआ नजर आता है। संभागीय स्तर का ये भरतपुर ऐसे ही गांव की तरीके से प्रतीत होता है। उसका मुख्य कारण जो है एनसीआर का होना। एनसीआर जब से भरतपुर में आया है तो जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज थी जिसकी वजह से रोजगार यहां मिलता था लोगों को, वो करीब करीब सब बंद हो गई। मैं व्यापारी और व्यापार से संबंधित जितने भी उद्योग धंधे हैं उसमें अपने क्षेत्र में, अपने संभाग में कैसे विकास हो, कैसे अवरोध बिना से सारा कार्य आगे बढ़े और उसके लिए कैसे तालमेल करना चाहिए और कैसे संपर्क से संपादन के भरोसे रहे। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं भरतपुर में सेंचुरी भी है, यहाँ पर पर्यावरण की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, बर्ड सेंचुरी के रूप में भी जाना जाता है। आप सब इतने प्लांट लेकर बैठे हैं, एक आपको कार्डियोलॉजिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करनी चाहिए। और देखिए हृदय से लेकर, शरीर से लेकर, अवेयरनेस से लेकर, फिटनेस से लेकर अभी हर एक व्यक्ति बहुत जागरूक है। मिलेट जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ब्रांडिंग की, आप देखिए मिलेट आज विदेशों में भी इतना प्रख्यात हो गया। और G20 के समय में मिलेट का जो व्यंजन का जिस प्रकार से प्रायोजन किया गया, क्योंकि पूरा हमारा डिपार्टमेंट ही ये कार्यक्रम देख रहा था, तो हमको मालूम पड़ रहा है कि कितनी शक्ति है। जैसे आपने प्रचार प्रसार की बात की, इसी तरह डॉक्टर के मन में तेल को लेकर बहुत भ्रांतियां रहती है और डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है दवा के साथ कि आप खाने में ये तेल यूज करिए, इस प्रकार से करिए। अगर सरसों के बारे में आप सारे कार्डियोलॉजिस्ट को अगर कॉन्फ्रेंस में लूँ, आपका इतना बड़ा एसोसिएशन है, तो अनुराग जी एक मेरा सुझाव है। और अगर आप वो करके और अगर डॉक्टर ने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि सरसों से ये फायदे हैं, तो आप सोचिए इतना चल पड़ेगा। और इतना जो अपन सोच रहे हैं, ये मेरे को अभी अभी आपका सुन के और आज आपके प्लांट पे आके और आप में जितना नॉलेज है
मुझे लगा कि आज से मेरे भी मन में मैंने तय किया कि मैं भी सरसों का यूज करूंगा। मेरे घर में भी एक डॉक्टर है, तो मैं उनसे इतना उम्दा जो आपके पास साधन संपन्नता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं रुकावट है, और रुकावट की थकावट नहीं आनी चाहिए। उस रुकावट का सॉल्यूशन निकालने का नाम है नरेंद्र मोदी जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो हर एक समस्या का समाधान ढूंढते हैं, उसको समस्या नहीं रहने देते हैं। और उसी क्रम में आज मैं भारत सरकार आपके द्वार, इसलिए मैं और मेरे साथी सुभाष जी आपके बीच में आए। सरकार के माध्यम से या अपने किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था व्यापारियों के लिए नहीं थी। अलग अलग आप पोल्ट्री चलाते हैं या आपका कोई भी एसोसिएशन चलाते हैं, चैम्बर के माध्यम से एकत्रीकरण करके व्यापारियों की हित रक्षा सुरक्षा व्यवस्था की कोई ना कोई सिस्टम से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्यापारियों के लिए कोई व्यवस्था एकदम ऑथेंटिक जिसको बोलते हैं सरकारी रूप से केंद्र सरकार के रूप में कोई नहीं था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बोर्ड का गठन करके एक व्यवस्था खड़ी कर दी। और यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूं कि आपने कभी ये कल्पना भी नहीं की होगी कि व्यापारियों की सुरक्षा हित रक्षा व्यवस्था कल्याणकारी योजना के लिए भारत सरकार की ओर से कोई ऐसा बोर्ड बनेगा, ऐसी व्यवस्था बनेगी और इस बोर्ड का कोई व्यक्ति, इस बोर्ड के सदस्य आपके बीच में आएंगे। उसी क्रम में आज आ रहा है। और जैसा मेरे माननीय सदस्य ने बताया कि हाँ, 25 स्टेट में लगभग 80-82 कार्यक्रम अभी नियुक्ति के बाद हमने किए हैं, और उसका जो तात्पर्य है और जो भाव है वो व्यापारियों के बीच में अपने अपने ढंग से उनकी बात को समझना, वो समस्या नहीं उसका समाधान होना चाहिए, वो समस्या नहीं उसका सुझाव है, और उस सुझाव को एकत्रीकरण करके, और इस बोर्ड की जो साथियों ताकत है, वो ताकत इसलिए है कि इस बोर्ड में 9 मिनिस्ट्री सम्मिलित है। चाहे हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वो हमारे साथ बोर्ड मेंबर है। तो व्यापारियों को लिखते जितने भी डिपार्टमेंट है, भारत सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी है कि इन डिपार्टमेंट के माध्यम से माननीय सदस्य ने जैसा बताया कि हमारी 2-2.5 महीने में जो बोर्ड मीटिंग होती है, उस बोर्ड मीटिंग में जितनी भी बातें एकत्रीकरण होती है, और मेरा तो लगातार मैं अभी फुल टाइम इसी प्रकार के लोगों के बीच में, व्यापारियों के बीच में, संस्थाओं के बीच में जाकर इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहा हूं। तो निरंतर जो बातें आ रही है उसमें से कॉमन क्या निकलता है, और व्यापारी हित रक्षा सुरक्षा व्यवस्था के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो नेम है, देश को विकसित भारत की परिकल्पना के संकल्प के साथ आगे बढ़ाने की जो नेम है, उसमें हम कैसे सहभागी बने और उसका समर्थन भाव से हम कैसे इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से, तो उसका जो एहसास हो रहा है कि पूरे भारत में घूमने के साथ इतना व्यापारियों को समर्थन मिल रहा है। और उस समर्थन के साथ जैसे अभी आप कह रहे थे कि यहाँ पर व्यापारियों के सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी उनके पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो साथियों, अब भारत सरकार ने 60 साल की उम्र के बाद प्रतिमाह 3000 रुपया पेंशन का भी निर्णय कर दिया है। उसी के साथ लाइसेंस को लेकर पुरानी आपकी जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार थी, उस समय मैं आया था, पिछली बार सुभाष जी ने कार्यक्रम किया था, मनोज जी ने भव्य कार्यक्रम 12 में किया था। उस समय लोगों ने लाइसेंस को लेकर बड़ी समस्या कही थी। मुझे आपको कहते हुए आनंद होता है कि अब लाइसेंस को लेकर 1 विंडो लाइसेंस और ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, और हम तो आने वाले समय में इतना सरलीकरण और आधुनिकता से सारा कार्यक्रम डिजिटल के माध्यम से, आप ये सोचिए कि ऑनलाइन का एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी ऑनलाइन की बात आप जब कह रहे थे, तो ओएनडीसी के माध्यम से उन छोटे छोटे व्यापारियों को भी रजिस्ट्रेशन मात्र कराना है, कोई चार्ज नहीं देना है, और कैसे व्यापार में वृद्धि हो, कैसे उनकी समृद्धि बने, संपन्नता बढ़े, उसके लिए ऑनलाइन का सिस्टम भी भारत सरकार के माध्यम से अभी तक लगभग 3.5 करोड़ लोगों को हमने जोड़ने का कार्य कर दिया है। अब 5 करोड़ का जो तक के जो टर्नओवर करते हैं, उनको 22 बार जो जीएसटी का क्रम भरना पड़ता था, वो अब 8 बार कर दिया। यानी ये मैं आपको बातें इसलिए बता रहा हूं कि जैसे जैसे आपकी बातें हमारे तक पहुंचती है, उसमें कैसे अनुसंधान करके और कैसे व्यवस्था ढंग से हो सके, सरलता हो सके, और फंड्स को लेकर भी ये बोर्ड के माध्यम से फंड्स के सिस्टम को भी कैसे सरलता सुगमता प्रदान हो, इसके लिए भारत सरकार के जो हमारे माननीय बोर्ड सदस्य हैं,
वो हर स्टेट की जो बैंक की जो कमेटी होती है, उस कमेटी की हर महीने की मीटिंग में भी वो एज ए मेंबर आएंगे। तो आपका प्रतिनिधित्व करते हुए जितनी भी फंड्स को लेकर व्यापारियों की जो भी बात है, समस्या है, सुझाव है, उस पर परिचर्चा होगी। और इससे भी बड़ी ताकत बढ़ाने का निर्णय भारत सरकार ने कर दिया है कि अब जिले की भी कमेटी बनेगी। कलेक्टर की अध्यक्षता में हर 3 महीने में व्यापारियों की समीक्षा की जाएगी, व्यापार से संबंधित सारी बातों की समीक्षा होगी। और स्टेट की भी कमेटी बनेगी और बोर्ड बनेगा, और उसके साथ साथ भारत सरकार का बोर्ड हो गया है। तो आप सोचिए कि जिले की कमेटी, प्रदेश का बोर्ड और भारत सरकार का बोर्ड बन चुका है। तो अनेकता में एकता, व्यापार की विशेषता, एक ऐसी कड़ी बनाकर इस श्रृंखला में आज आपके बीच में। और साथियों, मैं आपको कह सकता हूं कि G20 के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व में जिस प्रकार से ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य हमने विगत दिनों में अपने आंखों से देखकर हम साक्षी बने हैं कि दुनिया के सभी देशों के प्रमुख लोग आकर अगर गांधी जी की समाधि पर इस प्रकार से वंदन करते हैं, और इस प्रकार से 162 देश आज भारत के साथ व्यापार के रूप में संलग्न हुए हैं। 196 में से 162 देश अगर व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार किस गति से बढ़ रहा है। चाहे हाईवे का विकास हो रहा है, चाहे रेलवे का विकास हो रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। हाँ, आपका विकास जरूर रुक गया था, मैं विगत सरकार की बात करना नहीं चाहता, लेकिन मन में बहुत कष्ट है कि राजस्थान एक बहुत ऐसा एक स्टेट है जहां बहुत कुछ संभावनाएं हैं। परिस्थितियां बनी थी, उस परिस्थितियों में राजस्थान कितने पीछे चला गया। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार आई है, और चुनाव से पहले माननीय सुभाष जी ने और मनोज जी ने एक भव्य कार्यक्रम राजस्थान का व्यापारियों के लिए जयपुर में किया था। उस समय मैंने अपील की थी कि साथियों, मैं गुजरात से आता हूं, और गुजरात में 30 से 32 साल तक एक ही पर स्थिर सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण, और पिछले 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार और स्थिर सरकार होने के मायने से आज गुजरात का जो ग्रोथ है, गुजरात का जो व्यवसाय है, गुजरात जिस प्रकार से गतिशीलता से बढ़ रहा है। और माननीय मोदी जी जब वहां के मुख्यमंत्री होते थे, उस समय उन्होंने जो व्यवस्था खड़ी की थी कि वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से कैसे व्यवसाय बढ़े, कैसे उद्योग धंधे बढ़े, कैसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। तो व्यापार के हर एक व्यक्ति के लिए ये सुकून की बात है, एक अच्छी बात है। एक हमारे लिए आने वाला समय उज्जवल भविष्य के लिए समृद्धशाली होगा। वो सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत पुनः जागृत हो रहा है, और आने वाला समय व्यापार का है। हम जिस क्रम से, जिस भाव से सोचते हैं, उसमें हम कैसे आगे बढ़े, उसमें हम सबको संगठित होकर, एक मन होकर, और हमेशा हमको सकारात्मक सोच के साथ अगर हम ये तय कर लेंगे कि आने वाले हर एक चुनौती को चुनकर, आपने जो पेट्रोल की बात कही, उसमें भी सरकार ने कहा था कि इसकी समीक्षा की जाएगी। गैस सिलेंडर का तुरंत प्रभाव से कार्य हो गया। हर एक बात धीरे धीरे समय के अनुसार होगी, क्योंकि को कैसे अच्छे ढंग से प्रदर्शित करके और सरसों के महत्व को कैसे महत्व देना, उस बात को भी मैं बहुत अच्छे ढंग से समझ गया हूँ। जब से आया हूँ मैं सरसों के लेकर, और सरसों का मेरे को अनुराग जी ने कहा 2 मिनट लगेगी, 2 मिनट लगेगी। पूरे पक्के व्यापारी है, और पूरा मेरा जब से आया खाना भी खिलाया, अच्छा स्वागत भी किया, और मेरा उपयोग भी किया है। तो हमेशा मैं आपके लिए सदुपयोगी रहूंगा। आपने जो सम्मान दिया है, ये व्यापारियों का सम्मान है, आप सबका सम्मान है। अब व्यापारियों के सम्मान और स्वाभिमान में कहीं कमी नहीं आएगी। साथियों, आइए हम सब मिलकर इस भारत सरकार के बोर्ड के साथ मिले। आने वाला समय हम व्यापारियों के लिए, उन्नत भारत के लिए, समृद्धशाली भारत के लिए, विकसित भारत की परिकल्पना के इस अभियान में हम सब भी जुड़े। इसी क्रम में आप सबको धन्यवाद करके आप सबका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूंगा श्री पीयूष गोयल जी को, जो कि महात्मा गांधी वेटनरी कॉलेज के इस प्रांगण में हमारा एक कार्यक्रम हो रहा है।